नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। स्वागत है आपका जेके एग्जाम क्रैकर में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे आपके सिलेबस में क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी लिखा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, पैक्स के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेटरी रोल ऑफ आरबीआई की काफ़ी डिटेल में, क्योंकि ये आपके इकॉनमी का भी टॉपिक है। आरबीआई इसमें इसकी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये सारा कवर कर लेंगे, और क्योंकि ये आपको ये इकॉनमी में भी काम आएगा। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या रोल रहेगा बैंकिंग में, क्योंकि ये क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी का ही पार्ट है। तो ये आपने उसका रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या रोल रहेगा कोऑपरेटिव बैंक में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है रोल ऑफ नाबार्ड जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या नाबार्ड क्या है और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एनसीडीसी और इसकी स्कीम जो है कोऑपरेटिव सेक्टर को लेके कौन कौन सी होती है। ये सारा टॉपिक जो है कंटिन्यूसली आपको लेक्चर मिलेंगे। लेक्चर को एंड तक देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब डाटा जो भी आज हम पढ़ रहे हैं। क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना पड़ता है 1912 वाले एक्ट में, लेकिन इससे पहले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंडिया में बन गई थी वो बनी थी 1904 में। मतलब ये एक्ट आया था तो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन लिखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती थी। लेकिन अगर हम क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी की बात करें तो हमने स्ट्रक्चर बताना है कि जो क्रेडिट है, इनको जो लोन है किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे प्रोवाइड होगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो है आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जितना भी कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में वो क्लासीफाई किए जाते हैं 3 टायर स्ट्रक्चर में। तो उसके बारे में देख लेना 3 टायर स्ट्रक्चर में। अब वो क्या है, एक तो आता है जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी लेवल पे, ओके, एक प्राइमरी लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। अब कहने का तात्पर्य ये है कि प्राइमरी लेवल होगा विलेज लेवल पे, सेंट्रल लेवल होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक होंगे वो कहाँ होंगे, स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे जो होंगे वो अपेक्स बॉडी होगी। ये दोनों जो हैं इसके अंडर आएंगे। ओके, सेंट्रल कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो 3 टायर स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहता है, एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एट बॉटम लेवल पे, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एट मिडिल लेवल पे, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एट द टॉप। मतलब इट इज अ अपेक्स बॉडी, ठीक है, स्टेट पे। तो जो पैसा जो है वो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से डिस्ट्रिक्ट पे और डिस्ट्रिक्ट से प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो कि आपकी पैक्स वगैरह। तो पैक्स जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 टायर स्ट्रक्चर जो है क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी का इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इंडिया में कैसे हैं, तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो इसको अगर डिवाइड करें अर्बन कोऑपरेटिव में आता है और रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक्चुअली में ये है क्या, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है। अगर रूरल कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो इसको शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में भी माना जाता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म क्या हुआ, जैसे 1 से 3 साल तक अगर लोन देंगे ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब मोस्टली जो है 1 ईयर से लेस देन 1 उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और मोर देन 1 ईयर या 3 ईयर्स 5 ईयर 10 ईयर्स जितना भी होगा वो लॉन्ग टर्म में आता है, ठीक है, ठीक है। लेस देन 1 ईयर तो शॉर्ट टर्म में हम बोलेंगे। तो ये लोन जो प्रोवाइड करेंगे रूरल कोऑपरेटिव वाले, तो इसको 3 टायर स्ट्रक्चर में कैसे देखेंगे। एक आ गया स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, डीसीसीबी, इसकी शॉर्ट फुल फॉर्म है डीसीसीबी, ठीक है, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिसकी फुल फॉर्म जो है वो पैक्स है। ये था क्या, क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें इसका 3 टायर स्ट्रक्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ये कैसे रहता है, ये भी सेम है जो हमने पढ़ा, वो सेम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेम रहेगा। प्राइमरी रहेगा, सेंट्रल रहेगा और स्टेट रहेगा। अब इनको 1 बाई 1 जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी सोसाइटी आर द फंक्शनिंग इन द वेरियस टाउन्स एंड विलेजेस, द सेंट्रल बैंक्स एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट द स्टेट कैपिटल, फॉर्मिंग द अपेक्स सिस्टम इन इंडिया इन ऑफ द सिस्टम। अब कहने का मतलब ये है कि एक तो विलेज लेवल पे होगा, ठीक है, और एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक होगा स्टेट लेवल पे। जो स्टेट लेवल पे होगा उसको बोलेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो डिस्ट्रिक्ट पे होगा उसको बोलेंगे डीसीसीबी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। और ये आ गया विलेज लेवल पे पैक्स वगैरह। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो लोन जो आता है स्टेट से जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से फिर जाएगा विलेज लेवल पे। तो ये स्ट्रक्चर जो आता है लैंडिंग का जो है,
ठीक है। और मोस्टली इनको लैंडिंग कौन करेगा? नाबार्ड, NABARD। ओके, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑपरेट्स विद 3 टायर सिस्टम, जो हमने पढ़ा, पैक्स विलेज लेवल पे, सेंट्रल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एट द स्टेट लेवल पे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है असिस्ट करता है कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल फाइनेंस थ्रू नाबार्ड। तो कैसे आरबीआई का रोल कैसे आता है इसमें? तो वो क्या करता है? असिस्ट करता है कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को, कैसे? कंसेशनल फाइनेंस थ्रू नाबार्ड, और नाबार्ड फिर जो है कोऑपरेटिव बैंक को पैसा देता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जनरल लाइंस ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडिंग to agriculture and allied activity. Thus the whole system is integrated with the banking structure of the country. तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में, बैंकिंग स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर हम डिटेल में डिस्कस करें अगर पैक्स के बारे में, इसको तो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी के लिए कैसे पढ़ेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोरोड एंड नॉन बोरोड्स रिजाइडिंग इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एंड taking interest in the business affairs of one another, as a membership is particularly open to the inhabitant of the locally people of different status are brought together into the common organization. तो ये पैक जो है मैंने ऑलरेडी बताया ये विलेज लेवल पे होगा, तो इसका मतलब होगा कि इसकी लोकेलिटी जो रहेगी वो विलेज लेवल तक ही रहेगी, और जो लोग कॉमन उधर के होंगे वही इसके मेंबर बनेंगे, ठीक है। तो इनहेबिटेंट जो बताया गया है। नेक्स्ट जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इज अ फेडरेशन ऑफ प्राइमरी सोसाइटी इन अ स्पेसिफाइड एरिया। तो इसका भी एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, वेयर द मेंबरशिप ऑफ द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्राइमरी सोसाइटीज ऑनली। इट इज नाउन एज बैंकिंग यूनियन, इनको बोलते हैं बैंकिंग यूनियन। नाउ डेज इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो एडमिटेड एज ए मेंबर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये कहाँ होगा? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ओके। फिर आ गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव ये टॉप नंबर पे होगा, जैसे मैंने बताया पैक्स, फिर डीसीसीबी और फिर आएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये टॉप लेवल पे होगा स्टेट पे, पैक्स लेवल पे ये इधर आएगा। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एट द टॉप ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग देयर आर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑर्गेनाइज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द रिच अर्बन क्लासेस। दीज बैंक्स आर आल्सो मोर suitably equipped to serve as a channel between the cooperative movement and joint stock banks। ये कुछ डिफरेंस है, इसको हमने काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट पढ़ना है, ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्रेडिट स्ट्रक्चर कैसे रहता है, क्रेडिट लोन जो है वो कैसे जाता है, किस फॉर्म में एग्रीकल्चर वालों को जितने भी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं उनको कैसे जो पैसा है वो पहुंचता है। तो सबसे पहले जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो कैसा है, वो 3 टाइप स्ट्रक्चर होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो लैंडिंग कैसी होगी इसकी? स्टेट कोऑपरेटिव, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आ गया पैक्स पे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो लैंडिंग जब भी आएगी नाबार्ड की लैंडिंग, तो लैंडिंग जो नाबार्ड करेगा वो कैसे करेगा? ऐसे करेगा, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी। ये ऑलरेडी यूपीएससी में 2020 के प्रीलिम में क्वेश्चन आ चुका है कि नाबार्ड जो है वो लैंडिंग कैसे करता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जेकेपीएससी में भी आ सकता है। तो काफ़ी ध्यान से देखना कि लैंडिंग कैसे करेगा। जब इनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ये ऐसे करके वापस दे देंगे, ठीक है। जब भी इनके पास पैसा सरप्लस में होगा तो प्राइमरी वाले डिस्ट्रिक्ट वाले इधर। तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, अपेक्स बॉडी स्टेट लेवल पे कौन सी है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव के नीचे आता है पैक्स, और ये विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे ये तो शॉर्ट टर्म के लिए था, ठीक है, और लेस देन 1 ईयर के लिए अगर किसी ने लोन लेना है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तो कैसे लेंगे? तो वो 2 टायर स्ट्रक्चर है, उसमें आ गया एक स्टेट लेवल पे और सीधा प्राइमरी लेवल पे। इसका फुल नाम जो है आपको याद करना है, ठीक है, स्टेट या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, या फिर इसको बोलेंगे, इसको लैंड डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में जितना भी है लैंड डेवलपमेंट बैंक, वो भी आपको पता होना चाहिए, लैंड डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म क्रेडिट वालों को बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे फिर आएगा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब हम पढ़ लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक की काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको पता होना चाहिए। इनका जो लोगो रहता है VRU जो इनका लोगो है। सबसे पहले देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो कैसे हैं, ओके। देखो ये जो है कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। जितना भी क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो कोऑपरेटिव बैंक ही है, ठीक है। और
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपको जैसे पता होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949, जिसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है वो लाइसेंस देता है किसको, कोई भी बैंक जो है अगर वो लाइसेंस लेगा तो कहां से लेगा, आरबीआई की। अगर कोई बैंकिंग एक्टिविटी में आना चाहता है कोई भी, ठीक है, तो उसको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। वो कहां से मिलेगा, आरबीआई से। तो आरबीआई जो है रेगुलेट करता है थ्रू द जो एक्ट बना है उसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये अप्लाई होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक होंगे सब जितने भी इंडिया में बैंक्स जो हैं, चाहे वो पब्लिक होगा, प्राइवेट बैंक होगा, फॉरेन बैंक होगा, सब आएगा कमर्शियल बैंक। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आरबीआई पढ़ेंगे, आपको सब बैंक की क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल होता है, यस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है कमर्शियल बैंक पे एप्लीकेबल होता है, कोऑपरेटिव बैंक में एप्लीकेबल होता है सिंस 1996 से 1966। ओके, ये भी क्यों कोऑपरेटिव बैंक को रजिस्टर करना पड़ता है 1965 के बैंकिंग लॉ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, वहां पे इनको रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसके बाद ही ये एक्ट आया था 1965 वाला, बैंकिंग लॉज भी बोलते हैं इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी बोलते हैं 1965। वहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको रजिस्टर करना पड़ता है कोऑपरेटिव बैंक बनने के लिए। ओके, तो उसके बाद ही ये अप्लाई इन पे हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कब, 1966 के बाद। ओके, नेक्स्ट जो है रेगुलेटर कौन है, तो कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उनके रेगुलेटर, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है रेगुलेटर, तो रेगुलेटरी रोल जो है आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट पॉइंट जो है ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए सब। रेगुलेटर कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, चाहे वो पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, फॉरेन है, जैसे J&K बैंक है तो वो एक प्राइवेट एंटिटी है, तो वो भी क्या आएगा, चाहे SBI रख लो या फिर कोई भी HDFC रख लो, जितने भी हैं ये सारे कौन से हैं, कमर्शियल बैंक है, ठीक है। रेगुलेटर जो है इनका कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक जो रेगुलेटर कौन है, तो ये काफी ध्यान से देखना क्योंकि आपके सिलेबस में ये आरबीआई भी है कोऑपरेटिव बैंक में, नबार्ड भी है और स्टेट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। ये तीनों जो हैं कहीं ना कहीं इनका रोल है। अब इनका अलग अलग रोल क्या है वो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई का, क्योंकि ये आपको कंसेप्ट तब समझ आएगा जब आपको आरबीआई का भी पता होगा, नबार्ड का भी पता होगा, स्टेट रजिस्ट्रार का भी पता होगा। तो ये मैं लेक्चर आगे आएंगे उसमें आपको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी के लिए याद रखो कि इसमें रेगुलेटर जो है कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक में, तो ये तीनों होते हैं, कहीं ना कहीं इनका रोल होता है अलग अलग, ठीक है। आरबीआई का अलग रोल होता है, नबार्ड का अलग से, और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग से, ठीक है। लेकिन ये तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो या फिर एसएलआर बेसल नॉर्म्स जो हैं थर्ड, एसएल होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और बेसल थर्ड नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे। यस, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द कमर्शियल बैंक, बट अगर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई जो है डिफरेंट स्लेब रख सकता है सीआरआर के लिए, एसएलआर या फिर बेसिल नॉर्म्स के लिए। आपने इकोनॉमी में कंसेप्ट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आ गया रेपो रेट, एमएसएफ बोरो कर सकता है कमर्शियल बैंक, यस इट इज़ एलिजिबल, बट इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरी को जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उन्हीं पे ही एलिजिबल होता है, बाकी नहीं कर सकते हैं। पीएसएल लैंडिंग हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब किस सेक्टर में कितना लैंडिंग करनी है, ये कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक को 40 से 75 तक आपको पीएसएल लैंडिंग करनी पड़ती है। अब पीएसएल लैंडिंग क्या होता है ये आप इकोनॉमिक लेक्चर में देख लेना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की आपको प्रायोरिटी के हिसाब से किस सेक्टर में कितना पैसा देना है, तो ये आरबीआई कहीं ना कहीं इनका रोल रहता है, कितना देना चाहिए कितना नहीं, ठीक है। जैसे एजुकेशन में कितना देना है, एग्रीकल्चर वालों को कितना देना है, या फिर अदर सेक्टर को, ठीक है। और ये 40 से 75% कमर्शियल बैंक को देना पड़ता है पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन, एग्रीकल्चर या फिर एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर के लिए। अब इसमें क्या है, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो खाली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे उनको ही पीएसएल लैंडिंग करनी पड़ती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ती है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे। रूरल जो कोऑपरेटिव बैंक होंगे, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, वो जो है वो ऑलरेडी रूरल एरिया में है, तो वो ऑलरेडी जो है लैंडिंग कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन इसमें आपने याद रखना है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का जिक्र नहीं किया है पीएसएल लैंडिंग में। इसमें मतलब हो गया कि आपको सिर्फ क्या करना है, अर्बन कोऑपरेटिव की बात करनी है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि बारो कौन कर सकता है, कमर्शियल बैंक से कौन बारो कर सकता है, उधारी पे पैसा कौन ले सकता है, ठीक है। तो ये बारो कोई भी जाके पैसा ले सकता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। लेकिन अब कोऑपरेटिव बैंक से कौन पैसा ले सकता है, तो कोऑपरेटिव बैंक जितने भी हैं वहां से पैसा कौन लेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी जो इनके मेंबर होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि वोटिंग पावर जो है, ये वोटिंग पावर किसको रहती है? तो वोटिंग पावर जो कमर्शियल बैंक में रहती है, कमर्शियल बैंक में जो वोटिंग पावर रहती है वो ये डिपेंड करता है कि आपका शेयर होल्डिंग जो है कमर्शियल कंपनी में, यानी कि कमर्शियल बैंक में आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है, वही वोटिंग पावर होगी। बट ऐसा ही अगर कोऑपरेटिव बैंक में देखेंगे तो कंपेयर करके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव बैंक में जो क्या है वोटिंग पावर जो होती है, ये आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्म्स मेंबर्स हैव द वोट पावर बट वन मेंबर इक्वल टू वन वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। तो आपको याद रखना है कि वन वोट जो है और वन मेंबर जो है, ये वन वोट और वन मेंबर का प्रिंसिपल इसमें लाया जाता है, किसमें? कोऑपरेटिव बैंक्स में। लेकिन ऐसा इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक जो है उसमें ऐसा नहीं होता है। अब इनका प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, यस, कमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं उनका मकसद क्या होता है? प्योरली प्रॉफिट मोटिव। सो लैंडिंग रेट्स मे बी हायर देन द कोऑपरेटिव बैंक्स। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो डिजायर टू हेल्प कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए होते हैं। सो लैंडिंग रेट जो होगा इनका लिटिल बिट लोअर देन द कमर्शियल बैंक होगा, तभी तो उनको मानेंगे ना कोऑपरेटिव बैंक को कि ये कॉपरेट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी का इनका सर्विस मोटिव होता है। इनका क्या होता है? सर्विस मोटिव। इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जो हमने डेफिनेशन में ही स्टार्टिंग में किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही क्या है? टू सर्व द सोसाइटी विद नो प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट जो है इनकी प्रेजेंस कहाँ पे ये बैंक जो है कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक की बात करें तो ऑल इंडिया में है, क्योंकि आपको पता है कि ऑल इंडिया में नहीं, जैसे जेके बैंक है तो आप फॉरेन में चले जाओगे, सऊदी अरेबिया चले जाओ या फिर स्विट्जरलैंड चले जाओ या फिर कहीं भी फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो जेके बैंक वहाँ भी दिखेगा, दिल्ली में जो है वहाँ भी दिखेगा। तो खाली JNK में नहीं है, तो ये क्या है? कमर्शियल बैंक। तो ऑल इंडिया में अवेलेबल होगा ये, ठीक है। ओवरसीज मतलब हो गया कंट्री से बाहर भी। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं मोस्टली जितने भी हैं, इनका जो हब है, एरिया है, वो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है। आल्दो ये JNK में भी है कोऑपरेटिव बैंक्स, बट इनका जो मेन हब है वो यहाँ पे है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन जो है कोऑपरेटिव बैंक की, वो हमने पढ़ा था क्या? कोऑपरेटिव बैंक्स। अब हम देखते हैं कि जो अगर कोऑपरेटिव बैंक को क्लासिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पहले तो करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, दूसरा आ गया रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में वो शेड्यूल बैंक है या फिर नॉन शेड्यूल बैंक है या फिर सिंगल स्टेट बैंक है या फिर मल्टी स्टेट बैंक है, ठीक है। वो उसको बोलेंगे अर्बन कोऑपरेटिव। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में यहीं से निकलेगा सब कुछ। ओके, रूरल कोऑपरेटिव बैंक को शॉर्ट टर्म जो है वो आपको पता ही है, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। शॉर्ट टर्म में आ गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, देन आ जाता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देंगे। ओके, नेक्स्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए तो इनको लैंड डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं और या फिर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है किसकी? कोऑपरेटिव बैंक की। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसको पूरा रट लो। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है कोऑपरेटिव बैंक काफ़ी न्यूज़ में थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों न्यूज़ में है। अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में है। और PMC जो है, ठीक है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक 2019 में ये काफ़ी नेगेटिव में न्यूज़ में रहे क्योंकि यहाँ पे स्कैम हुआ था। और PMC का मतलब क्या हो गया? PMC हो गया पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये दो स्टेट का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव भी होती हैं और सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव भी होती हैं, ठीक है। और ये आपको बताना चाहिए, ये काफ़ी न्यूज़ में था। अब इसमें PMC जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये वीक हो चुके थे, इन्होंने लोन दिया था और इनका NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था, जिसकी वजह से ये कोलैप्स हो चुके थे और लोग जो है घबरा गए, बैंक में गए, बैंक में पैसा नहीं था। फिर RBI ने क्या करना पड़ा? उन्होंने लिमिट लगानी पड़ी, इम्पोज्ड विदड्रॉल लिमिट्स ऑन द डिपॉजिटर यूजिंग द पावर ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो RBI को क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं अपना BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगा के क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे स्कैम हो चुका था इस बैंक में, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक पॉइंट और भी बताना चाहिए कि RBI का जो YH मैलेगम कमेटी है 2011 में, उनने सजेस्ट किया था कि बहुत सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। बट ये खाली इम्पॉसिबल होता है कि किसी कमेटी कोई बता दे कि ये जो रिफॉर्म जो है कोऑपरेटिव बैंक में लाई जा सकती है, अनटिल अनलेस जब तक गवर्नमेंट इसको जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जैसे आपको पता है कि RBI जो एक्ट है
वो बना है 1934 में, ओके, और बैंक जो बना है 1935 में। और ये एक्ट को जब तक चेंज नहीं करेंगे या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में चेंज नहीं करेंगे तब तक हम चेंजिंग ला नहीं सकते, कोई भी कमेटी कुछ भी रिकमेंडेशन दे दे, ठीक है। तो इन्होंने बोला था, तो अभी ये बजट 2020 में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, जितने भी बैंक होंगे ये कोऑपरेटिव वाले, प्रॉमिस टू अमेंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू इंक्रीज द आरबीआईज पावर ओवर द कोऑपरेटिव बैंक्स, कि हम आरबीआई की पावर को इंक्रीज करेंगे। और ये आपको पता है कि अभी जो पार्लियामेंट ने एक्ट भी पास किया है जिसमें ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 में, इसको अमेंड किया है 2020 में, जिसमें क्या किया है, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको भी अंडर द एम्बिट ऑफ 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ला लिया गया है। ये उन्होंने अभी रिसेंटली 2020-21 में क्या किया है, बिल पास किया है पार्लियामेंट से, ओके। अब ये चैलेंज क्या था कोऑपरेटिव बैंक के, और ज़्यादा चैलेंज क्या क्या है। देखो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है कहीं ना कहीं इनमें इन्वॉल्वमेंट रहती है पॉलिटिशियन की, कास्टिज्म की, पोर रिकवरी ऑफ लोन्स, स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए क्या होता है कि जो माल प्रैक्टिस भी चलती है, तो कहीं ना कहीं स्कैम दिखते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आरबीआई को डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई इज़ द अपेक्स बॉडी इन द इंडिया, ओके। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आरबीआई क्या है, सारी डिटेल डिस्कशन में। आज हमने सिर्फ डिस्कस किया व्हाट इज क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे बनते हैं, कौन सी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव बैंक्स बनते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये अभी इस लेक्चर में सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, पैक्स का भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक की आपने याद क्या करना है, एक तो आपने याद करना है कि ये स्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो याद कर देना। एक आपने ये याद कर देना है कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या अंतर है, रेगुलेटर कौन करता है, बैंक रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, और इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम पैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और अदर जितने भी लेक्चर इसके बाद मैंने जो कंटेंट बताया आपको, ओके। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।